नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 8वां। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं जल संभर प्रबंधन। सीधा सीधा से मतलब ये समझो कि हमारे पास जो बरसात वाला पानी आता है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के, उनको किस तरीके से हम स्टोर करके रख सकते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं कि जिससे हम बहुत अच्छी एफिशिएंटली इसको अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर पाएं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स बना रखा है। उस कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको दिए गए ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा उस लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स बाईलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम, अगर उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जा रहा है या फिर उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। मेरी गारंटी है कि आपको इसको खरीद के पढ़ लेने के पश्चात कहीं से भी कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल मोर देन सफिशियंट होगा। कोई भी एग्जाम जो कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको खरीद सकते हो। इसको खरीदने के लिए मात्र आप 1,000 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसको स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए का पेमेंट करिए, कोर्स आपके हाथ में होगा। पूरा 1 साल का ये कोर्स होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसमें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एग्रोनॉमी के मैंने 30-35 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, हार्टिकल्चर के 10-12 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं और पैथोलॉजी के भी मैंने लगभग 20-22 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे इस कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मात्र काम क्या करना है आपको, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या तो व्हाट्सएप पे ही कॉल करना है। नॉर्मल कॉल या नॉर्मल मैसेज आप इस पर नहीं कर सकते क्योंकि इस पे जाएगा नहीं। तो आप व्हाट्सएप पे हमें संपर्क कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रदान कर दी जाएगी। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं क्या होता है वाटर शेड मैनेजमेंट और इसका डेफिनेशन। वाटर शेड के बारे में बात करें तो वाटर शेड का मतलब होता है ऐसा एरिया या फिर ऐसा लैंड जहां पर रन ऑफ वाटर आता है, वहां पर एक कॉमन पॉइंट पर आकर इकट्ठा होता है, फिर वहां से कहीं दूसरी जगह पर बह के जाता है। सीधा सीधा मतलब ऐसे समझो, जल संभर का अर्थ है कि भूमि का वह क्षेत्र जिसका रन ऑफ एक सामान्य बिंदु यानी कि नदी या जलाशय में जाता है। सीधा सीधा मतलब समझो कि यहाँ से बरसात का पानी ऐसे बह के आ रहा है, यहाँ से बह के ऐसे आ रहा है, यहाँ से बह के आ रहा है, यहाँ से आके आ रहा है। तो ये सब चीजें आके यहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा वाटर सेट है। ठीक, ये क्या है? वाटर सेट। अब पूरा पानी जब पूरा बह के आता है तो यहाँ आएगा और यहाँ से फिर बह के किसी अलग जगह पर जाएगा। तो यहाँ से जब जाता है तो इसको रिवर फ्लो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवर या फिर वाटरफॉल इसको कहा जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड बोलते हैं। इसी को हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? वाटर शेड मैनेजमेंट। ये वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो जल संभर को भूमि की एक प्राकृतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अफवाह एक ही सामान्य निकाय बोले तो आउटलेट के माध्यम से क्षेत्र से बाहर निकलकर एक नदी या फिर अन्य निकाय में एकत्र होना और बहना कहलाता है। हिंदी में समझ में कम आया, इंग्लिश में पढ़ते हैं। A watershed may be defined as a natural unit of land whose runoff collects flow out of an area through a single common outlet into a river or other water body। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि ढेर सारा पानी यहाँ पर अलग अलग चैनल से आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ से जो पानी जा रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, चाहे किसी दूसरे रिवर में जा रहा हो या फिर वाटर बॉडी में जा रहा हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड बोलते हैं, जो कि एक नेचुरल लैंड होता है जहां पर पानी आकर इकट्ठा हो। ठीक, आगे बात करते हैं। इट इज ए ड्रेनेज बेसिन व्हिच इज डिमार्केटेड बाय रिज एंड गलीज। ये क्या होता है? एक ड्रेनेज बेसिन होता है जहां पर पानी बह बह के आता है और इसको कैसे डिमार्केट किया जाता है? ढेर सारी रिजेज और गली से, जहां से रिज और गली बनना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ से देखो ढेर सारी गली बननी शुरू हो गई
रिजेस बनने शुरू हो गए, तो ये होता है क्या, इसकी एक बाउंड्री होती है जिसमें ये वाटर सीड रहता है, बोले तो पानी जाकर इकट्ठा रहता है। इसी को अलग अलग नाम से रिजर्वायर, पॉन्ड, इसके अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। द टर्म वाटर सेड, ड्रेनेज एरिया और फिर कैचमेंट एरिया आर जनरली यूज इंटरचेंजेबली टू मीन्स द सेम थिंग। बोले तो वाटर सेड चाहे बोल दो, चाहे ड्रेनेज एरिया बोल दो, चाहे कैचमेंट एरिया बोल दो, यानी कि पानी जहां पर आके इकट्ठा हो रहा है, बरसात का पानी जहां पर आकर इकट्ठा हो रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं वाटर सेड मैनेजमेंट को। ठीक, इसको प्रॉपरली मैनेज करना ही हमारा काम होता है। ऑर्डिनली द कैचमेंट एरिया, बोले तो वाटर कलेक्टिंग एरिया इज लार्जर बट द वाटर शेड इज कंपेरेटिव स्मॉल। नॉर्मली जो होता है, जो हमारा कैचमेंट एरिया होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जो वाटर शेड होता है ये थोड़ा सा छोटा एरिया होता है। बस केवल एरिया का फर्क पड़ता है कि इसको कैचमेंट कहा जाए या फिर वाटर शेड बोला जाए। वैसे नॉर्मल कंडीशन में इसको तीनों शब्द, चाहे वो हमारा कैचमेंट एरिया हो, चाहे वाटर शेड वाला एरिया हो, और चाहे 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 इसके साथ साथ ड्रेनेज एरिया, तीनों को इंटरचेंजेबली हम यूज करते रहते हैं। फिलहाल जो हमारा कैचमेंट एरिया है ये बहुत बड़ा होता है और वाटर शेड एरिया इसके कंपेरेटिवली छोटा होता है। ए वाटर शेड एरिया इज ए यूनिट ऑफ बोथ एंगल लैंड, ए लैंड यूनिट और ए वाटर वाली यूनिट, बट देयर आर सेपरेट यूनिट फॉर बोथ लैंड एंड वाटर इन द कैचमेंट एरिया। वाटर शेड में जो हमारा लैंड यूनिट और वाटर बॉडी की यूनिट होती है, दोनों ही सेपरेट यूनिट होती है, अलग अलग होती है। जबकि बट देयर आर से, इसमें क्या होती है, वाटर शेड एरिया इज ए यूनिट फ्रॉम बोथ एंगल। दोनों एंगल्स में, वाटर शेड में दोनों एंगल्स में, चाहे वो लैंड यूनिट हो और चाहे वाटर बॉडी हो, दोनों का जो एंगल होगा वो बिल्कुल सेम होता है, सेम यूनिट होती है। जबकि अगर हम बात करें कैचमेंट एरिया में, तो इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, इनके दोनों के यूनिट अलग अलग होते हैं, मतलब एरिया का भी यूनिट अलग होगा और वाटर का भी यूनिट अलग होता है। देयर फॉर ए कैचमेंट एरिया comprises all the areas from which water flow into out into a common reservoir and a waterfall। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट। आगे है हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट की हायरार्की के बारे में बात करें तो द डिफरेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज हैविंग डिफरेंट वाटर कैचमेंट एरिया फ्लो आउट इनटू अ कॉमन रिवर, लार्जर रिवर। कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो नदीज होती हैं, इनके जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होती हैं, बोले तो इनके जो अलग अलग सहायक नदियां होती हैं, इन सबका एक अलग अलग कैचमेंट एरिया होता है जहां पर पानी इकट्ठा होता है, फिर वहां से बह के आता है और ये आके फिर बाद में एक लंबी लार्जर रिवर में आके मिल जाती है। लार्जेस्ट, अगर हम ड्रेनेज एरिया की बात करते हैं, तो वो हमारा जो लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया होता है वो रिवर बेसिन होता है। और वाटर कैचमेंट एरिया जो ट्रिब्यूटरीज का होता है उसको हम सब कैचमेंट एरियाज बोलते हैं। The different catchment areas may be identified into in it for its a certain part, the catchment area of a certain part is called watershed area। इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आगे बात करते हैं, there are may be variation in the watershed areas, when these variation are more in number it means the area in hilly undulated or rolling land। कहने का मतलब ये है कि वाटरशेड एरिया जो हमारे मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर नंबर में ये थोड़े से कम होते हैं। मैदानी एरिया में जो हमारा वाटरशेड बनता है वो बड़ा बड़ा बनता है और संख्या में कम बनता है। लेकिन जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ढेर सारे छोटे छोटे कैचमेंट एरियाज बनते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे एरियाज बनते हैं जहां पर बरसात का पानी आता है या बर्फ पिघल के पानी आता है और एक जगह इकट्ठा होता है, फिर वहां से फिर आगे जाके किसी दूसरी नदी में मिलता है। तो सब कैचमेंट एरिया इस तरीके से बनता रहता है। तो हिली एरियाज में वाटर शेड नंबर ऑफ संख्या में ज्यादा होते हैं, जबकि हमारा जो प्लेन वाला रीजन है वहां पर वाटर शेड एरिया जो होती है थोड़े से बड़े बड़े होते हैं लेकिन नंबर छोटा होता है। यहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे होते हैं लेकिन प्लेन में बड़े बड़े कम होते हैं। द वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज में भी सेवरल fields to fields of farmer that contribute runoff water to the flow at the lower point। The runoff movement depend on the land topography। Runoff from the upper field entering the lower field causes soil and water erosion। ये soil और water erosion इसको हम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां पर ऐसी टोपोग्राफी है जहां पर
थोड़ा सा पानी की कम मात्रा पाई जाती है, और जहां पर रन ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होता है वहां पर वाटर इरोजन थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। ये बोला जा रहा है यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट है। अब सॉइल कंजर्वेशन और वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन मींस इट एन आइसोलेटेड मैनर और नॉट सफिशिएंट टू चेक इरोजन। ध्यान से समझना, कह रहा है कि जो सॉइल का कंजर्वेशन है यानी कि मृदा का जो संरक्षण है उसको रोकने के लिए केवल अगर हम चेक इरोजन कर दें यानी कि इरोजन को केवल रोक लें तो इससे सॉइल कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच हमको लगानी पड़ेगी जिसमें वाटरशेड मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है, तभी हम प्रॉपर तरीके से अपने सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। इट इज नेसेसरी दैट सॉइल कंजर्वेशन मीन्स कुड बी अडॉप्टेड ऑन ए वाटरशेड बेसिस इंस्टेड ऑफ ए पर्सनल इंडिविजुअल। एक पर्सनल इंडिविजुअल फील्ड में सॉइल कंजर्वेशन को करने की अपेक्षा अगर हम पूरे एक वाटरशेड बेसिस पर एक लंबे एरिया के सॉइल को कंजर्व करने का एक इकोसिस्टम बना पाए वाटरशेड मैनेजमेंट के द्वारा, तो ही हम एक अच्छी मायने में प्रॉपर इरिगेशन का फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, और प्रॉपर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, और साथ में सॉइल इरोजन को रोक के सॉइल कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ड्राई लैंड जो एरियाज होता है वहां पर सॉइल और वाटर इरोजन ज्यादा होता है। सॉइल एंड वाटर इरोजन फ्लूइड्स आर द मेजर प्रॉब्लम। जो ड्राई लैंड एरियाज होती है वहां पर सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन और फ्लड वाला चीजें काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कंसिडरिंग दिस पॉइंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर 7th 5-year प्लान। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 7वां पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें जो हमारे ड्राई लैंड एरियाज हैं वहां पर वाटर शेड बनाकर वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी और वहां पर एग्रीकल्चर का जो इकोसिस्टम है उसको अच्छे तरीके से वहां पर बनाया जाता है। वाटर शेड मैनेजमेंट और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करें तो फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर वाटर शेड आर डिमार्केटेड इनटू सब वाटर शेड एंड माइक्रो वाटर। जो वाटर शेड बनता है या फिर रिजर्वायर जो बनता है वो छोटे छोटे सब वाटर से और माइक्रो वाटर शेड से बनता है। बोले तो छोटे छोटे तमाम जगह पर ऐसे तालाब नुमा चीजें बनी रहती हैं और वहां से पानी बह बह के आता रहेगा ट्रिब्यूटरी के द्वारा, और जब वो आके एक मेन नदी में मिलता है तो वहां पर एक बढ़िया सा वाटर शेड या फिर क्या बनता है, कैचमेंट एरिया बनता है। माइक्रो वाटर शेड आर द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। पहली बार जब इसको बनाया गया था तो 4,000 वाटर शेड बनाने का प्लान बनाया गया था कि 4,000 हम लोग बनाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फिर फंड को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से फिर 47 वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ICAR को भी दिया गया था। 1983 में वर्ल्ड बैंक ने इस पर असिस्टेंस दी थी और 4 वाटर शेड इस तरीके से बनाए गए थे। तो तमाम जगह पर वाटर शेड इस तरीके से बनाया जा रहा है। वाटर शेड का सीधा सीधा मतलब ऐसे समझो कि एक ऐसा एरिया जो थोड़ा सा जमीन जहां पर खाली हो, जो थोड़ी सी लो लैंड लाइन जमीन हो, जहां पर बरसात का पानी या फिर जो ग्लेशियर का पानी है वो बह के आता हो, इकट्ठा होता हो, और वहां पर रुकने के बाद थोड़ा सा फिर वहां से एक नदी या फिर कोई नहर के माध्यम से दूसरी जगह पर जाता हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट के जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन मेजर होता है बोले तो include all measures effectively to preventing or delaying the movement of soil and rock particles। यानी तो सॉइल इरोजन जो हमारा होता है उसको रोकने का भी काम हमारा वाटर मैनेजमेंट करता है। इसके साथ साथ एम्फेसाइज इन गिवन ऑन सॉइल सर्वेइंग, कंटूर ऑन ग्रेडिंग, पेंडिंग रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड वंस एंड डैम, लैंड रिक्लेमेशन, डिगिंग ऑफ फॉर्म पॉन्ड, ये सभी चीजें भी होती हैं जिससे कि हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन का चीजें हैं वो अच्छे से हो पाए। जैसे सॉइल के अच्छे से सर्वे कर लिया जाएगा, कहीं पर अगर बांध वहां टूट गया तो बांध को सही कर लिया जाएगा, उसको रिपेयर कर लिया जाएगा, पुराने बंड जो है उसको बना दिया जाएगा, नए नए डैम को बना दिया जाएगा, लैंड रिक्लेमेशन कर दिया जाएगा, या फिर डिगिंग कर दिया जाएगा, पॉन्ड बना लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ। साइंटिफिक ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक कंटूर प्लाविंग, प्री मानसून प्लाविंग, डीप प्लाविंग, मल्चिंग, development of new varieties according to agroclimatic zones, weed control, integrated nutrient management and integrated pest management improve production। इन सभी की मदद से हम साइंटिफिक ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं। अगला है फॉरेस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉस्चर। फॉरेस्ट्री और डेवलपमेंट कर सकते हैं पॉस्चर का बोले तो
पशुपालन से संबंधित जो हमें हमारी जो रॉ मटेरियल की जरूरत है उसको भी वाटर प्रॉपर अगर हम वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे तो ये चीजें हम अपने फसलों को अपने जानवरों को दे सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डेयरी, ये भी चीजें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो इसका जो वाटर शेड का जो एम होता है प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और इम्प्रूव करना हमारे पास जो लैंड रिसोर्सेज है, जिससे हम अच्छे तरीके से उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, प्रोटेक्ट कर पाए और एनहांस कर पाए हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेस हैं, जिससे हम फ्लड को मॉडरेट कर पाए, बोले तो बाढ़ आने आने वाली संभावना हो तो बाढ़ को थोड़ा सा कम कर पाए, या फिर अगर सूखा पड़ रहा है तो उससे उस समय पर हम पानी दे पाए, बोले तो डैम वैम बना के ज्यादा से ज्यादा डैम बना के कर सकते हैं। रिड्यूसिंग सिल्टिंग अप टू टैंक, इंक्रीजिंग इरिगेशन, कंजर्व रेन वाटर, ये सब चीजें करके हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा एम होता है और ऑब्जेक्टिव होता है वाटरशेड मैनेजमेंट का, टू यूटिलाइज द नेचुरल लोकल रिसोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रीज सो एज टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द लोकल एरिया। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जो बरसात का पानी हमको मिलता, अगर उस पानी को हम कहीं एक जगह पर तालाब खोद के वाटर सैंड रिजर्वायर डैम बना के किसी भी तरीके से अगर हम इसको रोक सकते हैं, तो सूखे के टाइम पर या फिर जो हमारा रबी के सीजन या जायद का सीजन होता है, जब हमें बरसात का पानी नहीं मिल पाता है, तो उस समय पर हम एक प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी बना पाएंगे। बरसात के समय पे जो बाढ़ आ जाती है ज्यादा बरसात होने की वजह से, तो उसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे जब ज्यादा बरसात होगी, एकाएक ज्यादा बरसात होने लगती है, तो पानी को हम पहले डैम में इकट्ठा कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ेंगे, जिससे कि एकाएक बाढ़ नहीं आएगी। क्योंकि बरसात का पानी अगर एकाएक छोड़ दिया जाए तो बरसात बाढ़ आ जाती है। लेकिन हम अगर वाटर शेड मैनेजमेंट कर पाएंगे, प्रॉपर कैचमेंट एरिया बना पाएंगे, तो इससे हमारा जो पानी है वो बर्बाद नहीं होगा और एग्रीकल्चर में हम इसको यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट के अप्रोच के बारे में बात करें तो इसमें वाटर हार्वेस्टिंग आता है। जो बरसात हो रहा है उसका पानी को किस तरीके से अच्छे से हम हार्वेस्ट कर पाएं। इसके साथ साथ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, हमारे यहाँ पर किस तरीके का पानी है जिस एरिया में हम खेती करना चाहते हैं। जैसे पानी की मात्रा अगर बहुत ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है तो हम धान की खेती कर सकते हैं, पानी हमारे पास बहुत कम मात्रा में है तो हम ज्वार की खेती कर सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एडॉप्शन ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सॉइल सुटेबिलिटी, हमारे जो सॉइल को जो सुटेबल करेगा उसके हिसाब से हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे और सब्स्टिट्यूट क्रॉप के अलग अलग सब्स्टिट्यूट हम लगाएंगे। जैसे मान लो अगर धान नहीं लगा पा रहे हैं तो धान की जगह पे अरहर लगा दो, या अरहर नहीं लगा पा रहे हो अरहर की जगह पे धान लगा दो, इनके साथ साथ आप उड़द लगा दो। कोई भी चीज इस तरीके से इंटरचेंज करके अपने फसलों को लगा सकते हो, जिससे कि अगर हमको एक फसल नहीं मिल रही है तो कम से कम दूसरी फसल तो मिल जाए। एफॉरेस्टेशन हमारा हो सकता है, प्रैक्टिस ऑफ ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर हो सकता है, मोर एफिशिएंट एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर और इरिगेशन के लिए अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेयरी एंड पास्चर मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। स्टाफ फीड गोट एंड शिप फार्मिंग भी अच्छा आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे चलकर हम बात करें तो इसमें रेशम कीट का पालन कर सकते हैं, कृषि बागवानी उपज प्रसंस्करण कर सकते हैं और पेड़ों की समृद्धि और उद्योग विस्तार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहने का सीधा सीधा मतलब ये था, वाटर शेड का मैनेजमेंट कहने का मतलब ये था कि जो भी नेचुरली हमें पानी मिलता है, चाहे बरसात से मिलता हो, चाहे नदियों से मिलता हो, तालाब से मिलता हो, उसको हम किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर पाए। चाहे उसको तालाब में लाके इकट्ठा कर लें, नदी में लाके इकट्ठा कर लें, डैम बना के, रिजर्वायर बना के, किसी भी तरीके से कैचमेंट एरिया बना के उस पानी को स्टोर कर लें, जिससे फिर बाद में हम यूज कर पाए। अब अगर आप जब सोचोगे इस चीज को, तो आप एग्रीकल्चर से क्योंकि संबंधित हो, तो आप सोचते जाओगे तो आपको बहुत ढेर सारे इसके फायदे देखने को मिलेंगे कि वाटर इरोजन कम हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे किसान है उनकी सुधर जाएगी, हम अच्छे तरीके से वाटर का यूटिलाइजेशन जो है उसको कर पाएंगे, हमारी जो वाटर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी है वो बढ़ पाएगी, हमारे पास जो ग्राउंड वाटर की कमी है वो बढ़ पाएगा। इसके साथ साथ प्रॉपर हम एक इरिगेशन का मेथड डेवलप कर पाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अपना क्रॉप का प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैंने कल आप लोगों को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बताया था, तो उसमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर वाटर शेड मैनेजमेंट करें। क्योंकि हमारे पास जो पानी मिलता है वो मोर देन एनफ होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जितना भी हमें नेचुरल पानी मिलता है साल भर में, उसका ज्यादातर भाग जो हमारा होता है वो बह जाता है और बह के चला जाता है समुद्र में। तो उसको हमको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उस पानी को रोक ले जाते हैं जगह जगह पर तालाब खोद के, रिजर्वायर बना के, टैंक बना के, तो इससे जो हमारा बरसात का पानी है उसको फिर आगे चलकर हम
अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सभी चीजें सुधर जाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर में जो लेते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर था, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नहीं थी, लेकिन सोचने वाली चीजें थी। सोचोगे तो आपको ध्यान से समझ में आता जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देख के आप मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है इसको खरीद सकते हो। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे परचेज करना है, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, नोटबुक कैसे मिलेगी, सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।